हेलो गाइस, क्या हाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास। आज हम बात करेंगे रफ़ी अहमद कदुआई के बारे में। मुल्क के बहुत ही मिसाल रहनुमा, कौम के लिए बहुत ही अच्छे रहनुमा थे वो। आज आपको मैं ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाहूँगा जिसकी ज़िंदगी और कारनामे मुल्क कौम के लिए बेमिसाल हैं। वह शख्सियत है रफ़ी अहमद कदुआई की। उनके कारनामों के जिक्र से पहले उनकी ज़िंदगी पर एक रोशनी डालते हैं। रफ़ी अहमद कदुआई जंग आज़ादी के अहम मुजाहिद थे। वह 18 फरवरी 1894 में यूपी ज़िला के बाराबंकी के मौजा सूली के एक ज़मींदार ख़ानदान से पैदा हुए। वह ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुए और काफ़ी अमीर घराने से पैदा हुए। उनके घराने में, उनके ख़ानदान में बहुत से बुजुर्गान देने उलमाए किराम गुजरे। रफ़ी अहमद कदुआई शुरू ही से पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज़ तर्रार थे। उन्होंने 1913 में बाराबंकी से मैट्रिक पास किया। उसके बाद मज़ीद तालीम अलीगढ़ में हासिल की। 1916 में जब वह अलीगढ़ में पढ़ रहे थे तो तलबा के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर निहायत ही बेबाकी से बोलने पर वह तलबा में बहुत ज़्यादा असरदार, मकबूल, मुअज़्ज़ज़ हुए और धीरे धीरे इसी तरह अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ थे। यही वजह थी कि वह बीए करने के बाद गांधी जी की तहरीक-ए-अदम में ताउन में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी की सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे। और इसी दौरान उन्हें बहुत जेल भी हुई। 5 दफ़ा उन्होंने आज़ादियों के सिलसिले में जेल की सज़ा काटी। इसी तरह वह कांग्रेस के अहम नौजवान लीडरों में शामिल हुए और जेल भी गए। कई दफ़ा गए जेल, 5 दफ़ा गए। मुल्क की आज़ादी उनकी ज़िंदगी का मकसद था। 1920 में रफ़ी अहमद कांग्रेस खिलाफत कमेटी के बाज़िब्त मेंबर बन गए। बहुत असरदार और मजबूत मेंबर बने। उन्होंने हज़ारों नौजवानों को मुल्क की आज़ादी की तहरीक से जोड़ दिया। गाइस, गांधी जी ने जब गैर मुल्की सामान के बाइकाट की मुहिम शुरू की तो हज़ारों लोगों के साथ उन्होंने इस टीम की ज़बरदस्त हिमायत की और लोगों ने इनका साथ दिया। रफ़ी अहमद ज़बरदस्त वतन परस्त थे। वतन के बड़े साथ दिया आज़ादी के लिए। उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, गांधी जी के साथ थे और कांग्रेस के बहुत ही अच्छे लीडर, मकबूल, मुअज़्ज़ज़ लीडरों में शामिल हुए। उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह में शरीक हुए। आप जानते होंगे आज़ादी के दौरान 1930 में गांधी जी के साथ जब लोगों ने नमक सत्याग्रह में शरीक हुए तो उनमें रफ़ी अहमद कदुआई बामकबूल, असरदार, मुअज़्ज़ज़ लोगों में थे। उन्होंने आज़ादी की मुख्तलिफ तहरीकों में हिस्सा लिया, जेल की सख्तियाँ झेली, बहुत सी कठिनाई झेली, परेशानियाँ आई और साबित कदम रहे। ज़बरदस्त जद्दोजहद के बाद मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से 1947 में आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर पहले वज़ीर आज़म बने तो रफ़ी अहमद कदुआई को मुल्क का पहला वज़ीर मौसूलात बनाएगा। वह अपनी वजारत का चार्ज संभालते ही डाक के नज़्म को बेहतर बनाए। आप जानते हैं डाक वो पैगाम रिसानी, मैसेजर उस दौरान होता था। लोग लिफाफे में लिख लिख के खुतवात भेजते थे, ख़त भेजते थे और डाकिया उन्हें ले जाकर डाक में डालता और इसी तरह ट्रांसफ़र होता जगह जगह और कई कई दिन लग जाते हैं और बड़ा इंतज़ार रहता है। इंटरेस्टिंग का मामला था। 24 घंटों की पोस्टल सर्विस, टेलीफोन सर्विस को फ़रोग़ देने की स्कीम डाक तार की अतवार को छुट्टी के ज़बरदस्त कारनामे हैं जो उनकी महकमा सर्विस को बेहतर कारगर बनाने में मददगार साबित हुई। यहाँ यह भी बात बता दूं कि वह भेस बदल कर डाकखानों के कारकर्दगी का मुआयना किया करते थे। वह ज़बरदस्त इंतज़ामी सलाहियतों के मालिक थे। उन्हें काम से बड़ा लगाव था, प्यार था। वो हमेशा काम में लगन से जद्दोजहद में लगे रहते। यही वजह थी उन्हें जो जिम्मेदारी भी सौंपी गई उसे नहायत ही उसने सुलूक से निभाया। मुल्क ज़बरदस्त ग़िज़ाई बहरान में जब शिकार हुआ, जब मुल्क खाने पीने के मामले में कमी आई और खेती में बड़ा नाजुक मामला हुआ तो इस सूरत हाल में, इन हालात में उन्होंने वजारत ज़राअत और खुराक की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर सौंपी गई। उन्होंने अपनी महाराना सलाहियत से हालात का मुकाबला किया और अपनी ज़हानत और गैर मुल्की तदबीर से उन मसाइल को हल करने के लोगों को हैरान कर दिया। सभी ने उनके हिकमत अमली और सलाहियत का एतराफ़ किया। इसकी तफसील से उनकी मेहनत का अंदाज़ा होता है। मुल्क की अनाज मंडियों का खुद जायज़ा लिया, चल के सोल सप्लाई महकमा कारकर्दगी का बगौर मायना किया, मुल्क की ज़री पैदावार का जायज़ा लिया
कानून के जरिए जमाखोरी, कालाबाजारी, जो जमा करते थे सब्जियों को, जमाखोरी, कालाबाजारी, पैसों को दाम बढ़ाकर जो देते थे, इन सबको रोकने की कोशिश की और कानूनी इक़दाम से अनाज इन सबको रोका और इन इक़दाम से, इन उनकी कोशिशों से अनाज की कीमतों में काफ़ी कमी आई, लोगों को राहत मिली और उन्हें भी सुकून का सांस मिला, चैन की सांस ली। उन्होंने मेहनत करने के बाद एक अलग खुशी होती, वही खुशी उन्हें मिली। रफ़ी अहमद साहब ने ग़िज़ाई बदहाली पर फौरी तब्दीली पा लिया, लेकिन उन्होंने सोचा ज़रूरी तरक्की के बगैर हालात को मुस्तकिल तौर पर काबू रखना आसान नहीं है, लिहाजा उन्होंने ज़रूरी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी, खाद की कीमत कम कर दी, गरीब किसानों के लिए आसानी पैदा की। दोस्तों, ये भी आपको बताता चलूँ कि वो ज़मींदार घराने से थे, ज़मींदारी उस टाइम चलती थी, आज़ादी के टाइम, और ज़मींदारी उस टाइम पर भी थी, तो उन्होंने इसको ख़त्म करने की कोशिश की। बहरहाल कुछ कमी आई और गरीबों का साथ दिया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत ही आसानी की पैदा की। बड़ी तादाद में कुएं खुदाएं, तालाबों, नहरें बनवाई, ट्यूबवेल के जरिए रवाज दिया आवाशी का, किसानों को उम्दा किस्म का बीज फराहम करने की कोशिश की और स्कीम बनाई, उस पर सख्ती से अमल दरामद पेश की और उन्हीं कोशिशों से ट्रैक्टर के कारखाने कायम हुए, ट्रैक्टर बनने लगे। इसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत, लगत और तदबीर से ग़िज़ाई मसले को हल किया और लोगों में खुशहाली पैदा की और सब्जियों मंडियों को आसान और कम आसान कीमत पर बनाया और खाद पर उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की, किसानों पर अच्छी मेहनत की और इसी तरह मुल्क में खुशहाली आई। और डाक के नज़्म-ओ-नब्ज़, मैसेज और जो होते हैं मैसेजर, डाक उस टाइम चलता था, खतवात से लिखकर भेजा जाता था, उससे भी काफ़ी हद तक बहुत ही आसान बनाया। रफ़ी अहमद एक अजीम मुजाहिद थे, ज़बरदस्त इंतज़ामी सलाहियतों के मालिक थे, जिसका इजहार उनकी बेहतरीन कारकर्दगी से होता है। अपने मकसद से उनकी लगन और इखलासी और बेगर्ज़ी और सिफात से, कहने का मतलब ही अपने मकसद से उनकी लगन और सिफात थी जो कम लीडरों में पाई जाती है। वह ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, खुशी होती पास में जब कुछ नहीं होता जेब में तो खाली हाथ नहीं लौटाते थे, कर्ज लेकर तकरीबन देते थे। यही वजह थी जब उनके इंतकाल हुए तो तकरीबन 1 लाख के करीब मकरूज हो गए। अपने फ़राइज़ की अदायगी में सख्त मेहनत से उनकी सख्त तबीयत ख़राब हुई, सेहत ख़राब हुई, वह मुख्तलिफ अमराज का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोई कोताही नहीं छोड़ी और मेहनत करते रहे। आखिरी हद तक अपने काम से बड़ा प्यार किया। उन्होंने ज़मींदारी घर को छोड़ा और आए, कहा जाता है बीच घर के नाम से उनका घर था, बीच घर के नाम से उनका कोई ख़ास सरकारी महल घर नहीं था और वो मामूली ज़िंदगी गुजारना पसंद करते थे और अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते थे। और इनकी तारीख बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमें इन्हें याद रखना चाहिए। इनकी तारीख को, आज़ादी के जितने भी हम मुजाहिद हैं, हम कोशिश करेंगे एक एक करके इतिहास यूट्यूब चैनल पर हम एक एक इतिहास के जो पन्नों में शामिल है, फहरिस्त में, सर फहरिस्त में आज़ादी के मुजाहिद, आज़ादी के रहनुमा जो भी हैं, हम उन सबको इतिहास यूट्यूब चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। आप जानेंगे इतिहास के बारे में, आपके लिए आसानी होगी, आपके एजुकेशन में आसानी होगी और इस तरह मालूमात बढ़ेगी और हम आज़ादी के मुजाहिदीन को याद करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने बड़े कारनामे साबित हुए। वह हम में नहीं रहे लेकिन मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हमेशा याद रहेंगे। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए काबिल नमूना है, रहनुमा है और हम उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और उन्हें दोहराएंगे फिर से सर फहरिस्त नए तरीके से। अगर आप इस यूट्यूब पर नए हैं तो जुड़े रहें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप एक एक करके अच्छे से हर मुजाहिदीन के बारे में आप तारुफ कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मदद मिलेगी निहायत ही तारीख़ पर, इतिहास पर जानने की। हिस्ट्री आप जानेंगे तो आपको और मालूमात मिलेगी। जब हिस्ट्री की मालूमात की दिलचस्पियाँ बढ़ती हैं तो और जानने चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा और भी मुजाहिदीन, आज़ादी मुजाहिदीन हिंदुस्तान के जो थे उन सबको आपको फॉलो करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स गाइस, तब तक के लिए अगली वीडियो में